नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल रोजगार क्लासेस 124 में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, आपकी स्टडी को और मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं एक ऐसी सीरीज जिसका नाम है टारगेट सीरीज। और टारगेट सीरीज के माध्यम से हम जीके और जीएस के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को देखेंगे और उनके साथ ही जो उनके 4 ऑप्शंस हैं उनकी अच्छे से व्याख्या को देखेंगे और उन्हें उसे समझने का प्रयास भी करेंगे। और साथियों, इस सीरीज के माध्यम से हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जिनके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और साथियों, मैं यकीन दिलाता हूं कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो साथियों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है साथियों, वेटिंग फॉर अ वीजा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है? तो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। जो वेटिंग फॉर अ वीजा, ये जो आत्मकथा है वो बी आर अम्बेडकर की है। और बी आर अम्बेडकर की एक जो और भी पुस्तक हैं जैसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, दूसरी है हु वर द शूद्राज। ये जो हु वर द शूद्राज है ये बहुत बार पूछी गई है। तो ये बी आर अम्बेडकर की जो पुस्तकें हैं। जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक कौन कौन सी हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है द डिस्कवरी ऑफ सॉरी दोस्तों द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और दूसरी है एन ऑटोबायोग्राफी, ये जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक हैं। और साथियों, महात्मा गांधी की जो पुस्तक हैं उनको भी देख लेते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। दूसरी है हिंद स्वराज। और तीसरी है यंग इंडिया। ये महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। और साथियों, यंग इंडिया और एक है न्यू इंडिया। आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो न्यू इंडिया है ये है एनी बेसेंट की, ठीक है। तो न्यू इंडिया है एनी बेसेंट की और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ और हिंद स्वराज यंग इंडिया, तो ये है महात्मा गांधी की, ठीक है। अब देख लेते हैं इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी कौन कौन सी है? इंदिरा गांधी की है माई ट्रूथ। और नेक्स्ट है इटर्नल इंडिया। तो साथियों, जो पहला क्वेश्चन है इससे आपको इतनी जानकारी मिली है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो साथियों, ऑप्शन जो ए है मेहो, मेहो किसका मात्रक है? ये मात्रक है विद्युत चालकता का। विद्युत चालकता का। हेनरी जो मात्रक है वो है प्रेरकत्व का। और लक्स किसका है? प्रदीप्त का है। लक्स जो मात्रक प्रदीप्त। तो जो ध्वनि तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है, जो इकाई है वो है डेसिबल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब पेश की गई थी? तो भारत में जो पहली औद्योगिक नीति पेश की गई थी वो की गई थी 1948 में।
तो ये की गई थी पहली औद्योगिक नीति। और 1956 में दूसरी औद्योगिक नीति आई थी और 1977 में थर्ड जो औद्योगिक नीति आई थी। तो पूछा है पहली औद्योगिक नीति, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1948। चलिए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साथियों, उमियम झील किस राज्य में स्थित है? तो देख लेते हैं, ऑप्शनों को देख लेते हैं। मणिपुर में कौन सी झील है? लोकटक झील, लोकटक झील। और तो जो उमियम झील है, उमियम झील है मेघालय में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। त्रिपुरा में कौन कौन सी झील है? त्रिपुरा में रुद्र सागर झील और डम्बूर झील, ये त्रिपुरा की झील हैं। तो जो उमियम झील, जो क्वेश्चन पूछा है उमियम झील, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों जनगणना से संबंधित है, आपको जनगणना भी अच्छे से याद रखनी है। तो पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो देख लेते हैं ऑप्शन को, किसका लिंगानुपात कितना है। तो जो मध्य प्रदेश का है वो कितना था 2011 में? 930 था। उत्तर प्रदेश का 912 है। केरल का 1084 और महाराष्ट्र का कितना था? 925। अब ये लिंगानुपात है, तो पूछा है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक किसका है? केरल का। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 1084 केरल का जो सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा साथियों। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि इससे उनको भी बहुत हेल्प मिल सके। अब ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व की पहली तेल पेंटिंग कहाँ मिली थी? तो जो विश्व की पहली तेल पेंटिंग कहाँ मिली थी? तो वो मिली थी ऑप्शन सी अफगानिस्तान में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान के कौन से शहर में मिली थी, यानी किस गुफाओं में मिली थी? तो वो मिली थी बमियाना, बमियाना गुफा में मिली थी। और ये बमियाना जो गुफाएं हैं वो कहाँ है? अफगानिस्तान में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अफगानिस्तान। अब साथियों पूछा जाता है कि जो विश्व में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ? तो विश्व में सबसे पहला जो तेल का कुआं मिला था कहाँ? तेल का कुआं विश्व में पहले, ठीक, विश्व में प्रथम, तो ये कहाँ था? पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। अब पेंसिल्वेनिया कहाँ है? ये है यूएसए अमेरिका। तो अब भारत में जो पहली तेल रिफाइनरी, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो तेल रिफाइनरी भारत में प्रथम, तो वो कौन सी है? तो वो है डिब्रूगढ़। ये कहाँ है? असम में। अब इससे क्वेश्चन आपको साथियों ऐसे याद रखने हैं। अगर पूछे पहली तेल पेंटिंग तो कहाँ? अफगानिस्तान की बमियाना गुफा में। अगर पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम तेल के कुआं कहाँ पाया गया, तो ये जो पाया गया था पेंसिल्वेनिया यूएसए में। लेकिन भारत में जो तेल रिफाइनरी पहली जो बनाई गई थी, तो वो कौन सी बनाई गई थी? ये सॉरी डिब्रूगढ़ नहीं है, सॉरी डिगबोई है। इसको देख लेते हैं, डिगबोई, ये गलत लिख गया था, डिगबोई। ठीक है, तो डिगबोई असम में जो तेल रिफाइनरी बनाई गई थी। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? तो नटंजलि उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी तमिलनाडु में। गोवा में कौन सा जो उत्सव मनाया जाता है? वो मनाया जाता है सिग्मो और गोवा कार्निवल, गोवा कार्निवल, तो इसी से नाम से आ रहा है गोवा कार्निवल। अब साथियों गोवा में जो वस्त्र है, जो एक प्रकार की साड़ी है, तो उसको क्या बोलते हैं? कुनवी, कुनवी, ये एक प्रकार की साड़ी है। और जो इसको जो गोवा में नाम देते हैं वो देते हैं कुनवी वस्त्र। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों। पूछा गया है कि सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है? तो सितंबर 2025 में उद्घाटित मिजोरम की पहली रेल संपर्क लाइन का नाम क्या है साथियों? तो वो है
बेरावी सेरांग लाइन। बेरावी कहाँ है? ये बेरावी जो है ये असम में है, और जो सेरांग है ये है मिजोरम के आइजोल में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बेरावी और सेरांग। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि वह विटामिन जो बहुत अस्थिर है और खाना पकाने और भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, उस विटामिन का नाम क्या है? तो साथियों जो खाना पकाते समय या बनाते समय जो विटामिन नष्ट हो जाता है उसका नाम है विटामिन सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन के का जो नाम है वो क्या है? फ्लिक्विनोन। और विटामिन बी6 का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? पायरिडॉक्सिन। और विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, जो कैल्शियम से संबंधित है। तो साथियों वीडियो देखने के साथ साथ आप एक नोटबुक भी साथ लेके बैठें, और जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताए जा रहे हैं आप उन्हें भी नोट करते हुए चलें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 12 सितंबर 2025 को नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो नेपाल की जो पहली महिला प्रधानमंत्री तो वो बनी है सुशीला कार्की। अब सुशीला कार्की बनी है किनके स्थान पे बनी है? इनसे पहले थे केपी शर्मा ओली। और केपी शर्मा ओली ने जो दंगे हुए थे नेपाल में उसकी वजह से इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पे ये जो शेष उनका कार्यकाल है उसके लिए बनाई गई हैं। और जो सुशीला कार्की हैं ये नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश भी पहली हैं। तो पूछे कि जो नेपाल का सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, तो वो कौन हो जाएंगी? वो भी सुशीला कार्की हो जाएंगी। तो ये मुख्य न्यायाधीश भी पहली हैं और प्रधानमंत्री भी पहली महिला हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सुशीला कार्की। अब साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वह संयोजी ऊतक जो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला कौन सा है? तो देख लेते हैं। तो ये हमारा डायग्राम है, चलो इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। अब साथियों देखिए, आप इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे, हम इनको नाम दे देते हैं। ये हमारा ये ए पार्ट है, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। अब देखिए साथियों, ए को सी से कौन जोड़ रहा है? ये जो सी पार्ट है ये है मसल्स, और ये जो ए और बी है ये है बोन, मतलब हड्डी। तो ए को सी से जोड़ रहा है, यानी ए जो है मतलब बोन को मसल से कौन जोड़ रहा है? तो वो जोड़ रहा है टेंडन। और बोन टू बोन मतलब ए को बी, ये अपना है ये वाला पार्ट जो है ये है लिगामेंट। और ये दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको, ये वाला है, ये है अपना टेंडन। तो टेंडन जो है हड्डी को मांसपेशी जोड़ता है, और लिगामेंट हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो जो क्वेश्चन पूछा गया है कि मांसपेशी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो मांसपेशी को जो हड्डी से जोड़ता है वो कौन जोड़ता है? टेंडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, टेंडन। चाहे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, बोन टू बोन। अब बोन टू बोन को कौन जोड़ रहा है? लिगामेंट। तो आप ऐसे रख लीजिए याद, BBL। तो बी फॉर बोन और बी फॉर बोन और एल फॉर लिगामेंट। तो BBL याद रखिए, सिर्फ एक याद रख लीजिए, दूसरे याद करने की नहीं, वो आप ऑप्शन से लगा सकते हैं कि टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बना रहा है? तो टाटा जो पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बना रहा है वो धोलेरा गुजरात में बना रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोलेरा गुजरात। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो साथियों मोपला विद्रोह जो हुआ था वो केरल के मालाबार तट पे हुआ था, यानी केरल के
मालाबार तट पे हुआ था। और ये कब हुआ था? 1921 में हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1921। अब साथियों कुछ विद्रोह देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1855 से 56 के बीच, और इनके जो नेता थे वो सिद्धू और कानू थे। तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था, और इनके जो नेता थे वो सिद्धू और कानू थे। नेक्स्ट है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच हुआ था, और इनके जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। और जो मुंडा विद्रोह है उसको बोलते हैं उलुगान विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, यानी मुंडा विद्रोह या उलुगान विद्रोह, दोनों के नाम से आया। उनका नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है साथियों, सॉरी, नेक्स्ट है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 के बीच हुआ था, और यह कोल की जनजातियों के द्वारा हुआ था। उन पे जो अत्याचार किया जा रहा है उसके विरोध में किया जा रहा था। तो कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। नेक्स्ट है भील विद्रोह। भील विद्रोह 1818 से 19 के बीच हुआ था, यानी 1818 से 1819 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह 1767 से 1802 के बीच हुआ था, और इनके जो नेता थे वो दुर्जन सिंह। तो चुआर विद्रोह 1767 से 1802 के बीच, और नेता दुर्जन सिंह। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 के बीच हुआ था, और इनके जो नेता थे वो ताना भगत या और जतरा भगत। तो ताना भगत आंदोलन हुआ 1914 से 20 के बीच, और इनके जो नेता थे वो ताना भगत और जतरा भगत थे। नेक्स्ट साथियों रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह 1922 से 24 के बीच हुआ था, और इनके जो नेता थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे। तो रंपा विद्रोह 1922-24 के बीच, नेता कौन? अल्लूरी सीताराम राजू। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण जो विद्रोह हैं, बाद बाकी जो बचे हुए हैं उनको भी हम अगले वीडियो किसी ना किसी वीडियो में आपको ले लेंगे जब क्वेश्चन आएगा अच्छा सा। तो साथियों इनको भी अच्छे से नोट कर लीजिए। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि जो अल्पना आर्ट है, मतलब अल्पना भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो अल्पना कहाँ की है? यह है पश्चिम बंगाल की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है साथियों सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो जो सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली बांस आधारित जो बायो रिफाइनरी उद्घाटित की है, इसका उद्घाटन किया है, वो कहाँ से किया है? वो किया है नुमालीगढ़ गोलाघाट जिला असम से। ठीक है, गोलाघाट में मिले तो वहां से भी लगा सकते हैं आप, गोलाघाट जिला असम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और असम में साथियों एक माजुली द्वीप भी है, माजुली नदी द्वीप भी है, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और असम में नेशनल पार्क मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा है, बहुत से नेशनल पार्क हैं, काजीरंगा नेशनल पार्क है। तो ये हम बता चुके हैं और वीडियो में। तो इसका सब सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं साथियों। अब साथियों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इसको बारे में भी बताएंगे। अब पूछा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? अब इसमें पूछा है चतुर्थ बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो वो की थी ऑप्शन बी, बसुमित्र ने। अब साथियों देख लेते हैं कौन सी जो बौद्ध संगीति है किसके शासनकाल में हुई थी, कब हुई थी, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कौन कौन थे। तो ये है हमारी प्रथम बौद्ध संगीति। तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 बीसी में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? ये राजगृह यानी राजगीर या राजगृह में हुई थी। और जो इनके शासक थे वो कौन थे? वो अजातशत्रु। लेकिन इनकी जो अध्यक्षता की थी, जो प्रथम बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? महाकश्यप ने की थी। नेक्स्ट है दूसरी बौद्ध संगीति। दूसरी बौद्ध संगीति ये हुई थी 383 बीसी में, और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। और इनके जो शासक थे वो कालाशोक शासक थे, और इनकी जो अध्यक्षता की थी यानी द्वितीय बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? शब्दकामी ने की थी। तीसरी साथी तृतीय बौद्ध संगीति ये हुई थी 251 बीसी में, और कहाँ हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र। और इसकी जो शासक थे वो शासक अशोक थे, और इनकी जो अध्यक्षता की थी वो मोगलीपुत्र ने की थी। और नेक्स्ट है अंतिम है चतुर्थ बौद्ध संगीति। यह प्रथम शताब्दी में हुई थी, और ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो बसुमित्र ने की थी। यही क्वेश्चन पूछा गया था, और इसके जो शासक थे वो कनिष्क शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो ये साथियों 4 बौद्ध संगीतियां हैं। अब देख लेते हैं इनसे जो ट्रिक है याद करने की, आप ट्रिक भी याद कर लीजिए। तो ट्रिक इसकी क्या है? इसकी ट्रिक है अका
अक रावे पाकू। तो अकाक रावे पाकू इसकी ट्रिक है। तो ये तो हो गए शासक और ये हो गए स्थान। तो आ से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु। का से हो जाएगा कालाशोक और इस आ से हो जाएगा अशोक और इससे हो जाएगा कनिष्क। अब स्थानों को देख लेते हैं साथियों। तो रा से हो जाएगा राजगृह, वै से हो जाएगा वैशाली और पा से हो जाएगा पाटलिपुत्र और कुछ से हो जाएगा कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर। तो आप ऐसे देखिए, जो अदाज शत्रु है तो अ मन से रा मतलब राजगृह में हुई थी, तो ये प्रथम बहुत संगीति हुई थी, ये द्वितीय बहुत संगीति के शासक था, ये तृतीय और ये चतुर्थ, और ये ऐसे ही स्थान। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक है, आप इस ट्रिक से भी देख लीजिए और कौन कौन इसके अध्यक्ष थे वो यहाँ पे आपको बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट है कि 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई थी, तो उसकी जो अध्यक्षता की थी यानी स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। और जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, वो कब हुई थी, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो ये प्रथम बैठक हुई थी और इसकी जो अस्थायी तौर पर अध्यक्ष बने थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और 11 दिसंबर को जो द्वितीय बैठक हुई थी उसमें स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए संविधान सभा के बारे में थोड़ा डिटेल्स में पढ़ लेते हैं। तो साथियों, जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किस मिशन के तहत हुआ था, तो वो हुआ था संविधान सभा गठन 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया था उसके तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। और संविधान सभा के तहत भारतीय संविधान का गठन हुआ था यानी निर्माण हुआ था। तो संविधान सभा का जो गठन हुआ है वो हुआ है कैबिनेट मिशन के तहत, और भारत का जो संविधान है उसका जो निर्माण हुआ है वो संविधान सभा के तहत हुआ है। और इसमें साथियों जो टोटल सदस्य थे उसमें से 15 महिलाएं सदस्य थी। अब 15 महिलाएं सदस्य थी संविधान सभा में, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी, तो उसका नाम क्या था। तो उनका नाम था बेगम एजाज रसूल। ये एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी संविधान सभा में, बेगम एजाज रसूल। ये साथियों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो टोटल 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम एजाज रसूल। और साथियों जो इसी संविधान सभा के तहत संविधान को अंगीकृत कब किया गया था, ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अब ये देख चुके हैं स्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 11 है। और प्रथम बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी तौर पर अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो ये संविधान सभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो साथियों ये जो जीता है ये बुल्गारिया में आयोजित हुई थी और ये जीता है काजल दोचक ने। काजल दोचक ने जो फाइनल में हराया था वो 8-6 से हराया था। किसे हराया था, वो हराया था लियू यू को। ये कहाँ के, चीन के। तो किसने जीता है, काजल दोचक ने जीता है। 72 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। जो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये हुई थी बुल्गारिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आई होप के साथ ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, तो यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट साथियों, बिलायत खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो बिलायत खान किससे संबंधित हैं, ये हैं ऑप्शन बी, सितार वादक हैं। अब इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेकिन ये देख लेते हैं सरोद वादक में कौन कौन है। तो सरोद वादक जो बजाते हैं वो अमजद अली खान,
और अकबर खां, ये सरोद वादक बजाते हैं। सितार वादक में विलायत खां हो गए। शहनाई वादक, तो शहनाई में बिस्मिल्लाह खां, ये बहुत बार पूछे जा गए हैं, बिस्मिल्लाह खां। और वीणा वादक में है कुबेर, जयंती कुमार नरेश, सॉरी जयंती कुमारेश। तो बीड़ा है जयंती कुमारेश, शहनाई वादक हैं बिस्मिल्लाह खां, सितार वादक हैं विलायत खां और सरोद वादक हैं अमजद अली खां और अकबर खां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं साथियों। नेक्स्ट साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो ये बता चुके हैं, ये किया गया है ब्रह्मपुत्र नदी पे। और साथियों कावेरी और कृष्णा और गोदावरी, इनके बारे में हम पहले जो वीडियो डाल चुके हैं एनटीपीसी के पर्पज से, तो उसमें हम डिटेल्स में बता चुके हैं। इसमें देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी पे असम में माजुली जो नदी द्वीप बना है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। अब जो ब्रह्मपुत्र नदी है यह कहाँ से निकलती है? ये चेमा युंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी चेमा युंग ग्लेशियर से निकलती है। और ये भारत में जो प्रवेश करती है ये कहाँ से करती है? ये नामचावरवा पर्वत श्रेणी से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। और साथियों जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? यारलुंग सांगपो। ठीक है। और ये बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। देख लेते हैं डायग्राम में, देख लेते हैं। ये है साथियों मानसरोवर झील और इसी के पास है चेमायुंगदुंग ग्लेशियर। तो चेमायुंग ग्लेशियर से निकलती है और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है यारलुंग सांगपो। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है। भारत में जो इसकी लंबाई है वो 916 किलोमीटर है। और यह साथियों जो नामचावरवा पर्वत श्रेणी है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ से प्रवेश करती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ में हैं दिबांग नदी, लोहित नदी, सुबनसिरी, मानस नदी, ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। और जो असम है साथियों यहाँ पे ये है माजुली नदी द्वीप, यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और ये जो मुहाना बनाती है ये बे ऑफ बंगाल में अपना मुहाना बनाती है। तो इस प्रश्न से इतनी इन्फॉर्मेशन थी साथियों। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब ये साथियों आपके लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? ये आपको बताना है। केप कमोरिन है, रामेश्वरम है, इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है। ये आप कमेंट कर में आंसर बताइए। तो साथियों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आने वाला वीडियो आपका मिस ना हो। तो साथियों इसी के साथ यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।